हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने लास्ट क्लास में ज्योग्राफी का 6 क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यहाँ तक हमने कर लिया था, द सोलर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हम यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है, सो उससे आगे सन के बारे में। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं सोलर सिस्टम में होता है ना, सोलर का मीनिंग दिया हुआ है आपको। वेट अ मिनट। ठीक है, सो आपको सोल का मीनिंग दिया है। रोमन माइथोलॉजी में सोल का मीनिंग होता है दैट इज सन गॉड। सो सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। तो उसी तरीके से जब सोलर का मीनिंग क्या बताया गया है रोमन माइथोलॉजी में, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू दिस सन। तो उसी प्रकार जो सन के प्लैनेट्स, ठीक है, जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उस फैमिली को क्या बोल दिया गया, सोलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज हम सन के बारे में पढ़ेंगे अभी। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that bind the solar system. क्या बताया गया है, एज वी ऑल नो कि हमारे पूरा सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है उस बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, यानी कि सेंटर में हमारा सन है। और ये सन किससे बना हुआ है, काफ़ी एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से हमारा सन बना हुआ है। ठीक है, और सन ही क्या करता है, बाकी सारे प्लैनेट्स को, जो हमारा कंप्लीट सोलर सिस्टम है ना, यानी कि सभी को एक दूसरे से एक पुलिंग फोर्स है, यानी कि सबको उसको एक तरह से बांध के रखा हुआ है। ये नहीं कि एक प्लेनेट आज इधर भाग रहा है, इधर घूम कर आया फिर रिवॉल्व करता, कुछ ऐसे नहीं। एक है, एक पाथ है, एलोंगेटेड पाथ है, ठीक है, उसी पर ही ये रिवॉल्व करेंगे, यानी कि उसी को एक तरह से सन ने कि पुलिंग फोर्स ने सबको एक तरह से बांध के रख रखा है। ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। अब सन में इतनी एक्सट्रीमली हॉट गैसेस है, तो सन ही क्या है, पूरे सोलर सिस्टम में एक अल्टीमेट सोर्स है किसका, हीट और लाइट का। बट दैट ट्रेमेंडस heat is not felt so much by us because despite being a near star, it is far away from us. The sun is about, यानी कि बेशक जो सन है किससे बना हुआ है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से सन बना हुआ है, बट स्टिल हमें उसकी इतनी ट्रेमेंडस हीट हमें उतनी फील नहीं हो सकती, नहीं हो पाती है, जस्ट बिकॉज कि क्या है, और बेशक वो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार क्या है, सन है, बट स्टिल वो हमसे इतना दूर है। डिस्टेंस भी दिया गया, दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन हमसे, इसलिए हम उसका उतना हीट फील नहीं कर सकते। ठीक है, बट अभी तो गर्मी भी कितनी ज़्यादा होने लगी, तो हम थोड़ा तो फील करने लग गए। ठीक है, हमारा ये पेज रह गया था, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम आपको दिखाया गया इस इमेज में। ठीक है, वी दैट इज हमारा सन, वीनस, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। फिर हमारा है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट इज नेपच्यून। तो टोटल हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स। ठीक है, 8 प्लैनेट्स। अभी जो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं, ये हमारे प्लैनेट्स को डिवाइड करती है। जो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से आगे 4 प्लैनेट्स हैं और उसके बाद भी क्या है, 4 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो इन प्लैनेट्स को क्या बोला जाता है, इन प्लैनेट्स को बोला जाता है इनर प्लैनेट्स, और ये होते हमारे आउटर प्लैनेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, सीटेट के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बारे में। यहाँ मेंशन भी किया गया है, जो जो सन के सबसे ज़्यादा क्लोज है उन्हें इनर प्लैनेट्स बोला गया है, और दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, यानी कि जो ये इनर प्लैनेट्स है हमारे किससे बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं।
और जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं वो सन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं और किससे बने, गैसेस वगैरह से बने हुए हैं। ठीक है, तो जो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को जो सेपरेट करते हैं दैट इज एस्ट्रॉइड बेल्ट। आपको दिख रहा होगा इसमें ना कि जो रिवॉल्यूशन का टाइम दिया गया है इनर प्लैनेट्स का डेज में है, बट जो हमारे आउटर प्लैनेट्स उनका 11 ईयर्स, 29 ईयर्स, 84 ईयर्स, और नेपच्यून का तो सबसे ज़्यादा 164 ईयर्स उसको सन के रिवॉल्व करने, जैसे हमारा सन है ना, नेपच्यून को 164 ईयर्स तो उससे सन के रिवॉल्व करने में ही लगता है। ठीक है, यानी कि कितना टाइम उसे लगता है, इतने साल में से वो एक ही चक्कर लगा पाता है। ठीक है, यानी कि वो इतने इतने ज़्यादा दूर है। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ नेक्स्ट अबाउट प्लैनेट्स। यहाँ एक बॉक्स की है, पहले उसे देख लेते हैं। मैनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज में जो ज़्यादातर वर्ड्स यूज किए जाते हैं ना वो दूसरी लैंग्वेज से लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है और कि कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। ठीक है, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि ज्योग्राफी का ग्रीक में क्या मीनिंग दिया होता है, दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जो एक ऐसा वर्ड जो कि अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताए, उसका मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज जी, जिसका मीनिंग होता है अर्थ, एंड ग्राफिया। ठीक है, यानी कि जी प्लस ग्राफिया, ग्रीक के इन 2 वर्ड से मिलकर बना है ज्योग्राफी। जी का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफिया मतलब राइटिंग, यानी कि राइटिंग अबाउट अर्थ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और गिवन है, दैट इज जियो के साथ अगर लॉजी मिलता है, लॉजी का मतलब एज वी ऑल नो स्टडी होता है। ठीक है, जियोलॉजी स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री हम मैथ्स में पढ़ते हैं, एंड जियोइड रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। जियोइड ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर ही लीजिएगा, ये भी काफ़ी सीटेट के एग्ज़ाम में भी आया है और एसएससी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ कितने हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स। ठीक है, पहले 9 थे बट अब 8 हो चुके हैं। अभी हमने देखा ना कि 4 प्लैनेट्स इनर है और 4 प्लैनेट्स हमारे आउटर है, और बीच में क्या होती है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। हमें हमारे इनर प्लैनेट्स को और आउटर प्लैनेट्स को डिवाइड करती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, अभी जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके नेम मेंशन किए गए हैं, उन्हीं के डिस्टेंस के ऑर्डर में ही नाम है। जैसे हमारे मरकरी है फर्स्ट, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जैसे बच्चों को थोड़ा याद रखने में ना कि इनके ऑर्डर में याद तो हो ही जाते हैं बट एक ऑर्डर में याद नहीं हो पाते बच्चों को, तो उसी के लिए बच्चों के लिए एक ट्रिक दी गई है, दैट माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो आप उसके फर्स्ट लेटर से बच्चे याद रख सकते हैं। M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे याद रख लेंगे। All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. These paths are elongated, they are called orbits। ठीक है, अब क्या बताया गया, जैसे ये हमारा सन है, जो सभी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, बट एक पर्टिकुलर पाथ पर। ठीक है, जैसे ये एक तरह से ये समझो एक ट्रैक है। ठीक है, एक ट्रैक पर रिवॉल्व करते हैं, बट ट्रैक कैसा है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाथ कैसा होता है, एलोंगेटेड होता है या सर्कुलर होता है, किस शेप में होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसी शेप होती है, यानी कि सर्कल नहीं होता है। हम जब ड्राइंग करते हैं ना तो हम सर्कल बना देते हैं, बट ये सर्कल नहीं होता है, हम बस अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सर्कल बना देते हैं, बट इट इज़ नॉट सर्कल। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये सन है और कुछ इस तरीके की शेप होती है। ठीक है, यानी कि सभी जो प्लैनेट्स है वो इसी
पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। तो ये पाथ की शेप कैसी, एलोंगेटेड पाथ है, और इसी पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि सभी प्लैनेट्स ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट इज, आगे क्या बताया गया है, मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। अब जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट अभी हमने पढ़ा है दैट इज एम से मर्क्यूरी। ठीक है, तो इसको कितने डेज लगते हैं एक चक्कर लगाने में, यानी कि ये सन है, सन का पूरा एक चक्कर ऐसे लगाने में कितने डेज लगते हैं, जस्ट 88 डेज में वो एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दी। ये क्वेश्चन भी सीटन में पूछा गया है जनरली, ये क्वेश्चन कि हमारे अर्थ का ट्विन कौन है, तो कौन सा प्लैनेट है, वीनस। वीनस इज अ अर्थ ट्विन बिकॉज उसका साइज और शेप थोड़ा अर्थ जैसा है, तो इसी वजह से उसको अर्थ का ट्विन बोल देते हैं। अभी तक आगे क्या बताया गया है, टिल रिसेंटली यानी कि 2006 तक क्या था, प्लूटो को भी एक प्लैनेट ही कंसिडर किया जाता था, बट बाद में जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ यूनियन है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि प्लूटो क्या है, अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड एज, यानी कि प्लूटो को भी बाकी जो 2003 में सीरियस नाम से और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज थी उसको डिस्कवर किया गया था ना, तो उसी तरीके से प्लूटो को भी किस कैटेगरी में रख दिया गया, डार्क प्लैनेट्स की में। ठीक है, अभी हम एक वर्ड है ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो हम इसी से रिलेटेड यहाँ देख लेते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, कि एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं। ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। कि जो ह्यूमंस होते हैं उनको तो शुरू से ही क्या है, नाइट स्काई को गेज करना काफ़ी फैसिनेट करता था। तो दोज हु स्टडी दी सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स, यानी कि जो पर्सन सेलेस्टियल बॉडीज़ को की स्टडी करते हैं ना, देखते हैं हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि टेलीस्कोप लेके प्लैनेट्स को देखते रहते हैं उनकी मूवमेंट। ठीक है, तो जो पर्सन ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ की और उनकी मूवमेंट्स की स्टडी करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमर्स। एंड एज वी ऑल नो आर्यभट्टा वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला था, ही सेड दैट मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ठीक है, आर्यभट्टा ने तो पहले बता दिया था कि जो मून है या प्लैनेट्स है ये किस वजह से, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, की सनलाइट जब ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाती है ना तभी क्या होता है, ये प्लैनेट्स विजिबल होते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, बट आज के एरा में क्या है, जो सभी साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स है किस चीज़ में बिजी है, हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में। ठीक है, यूनिवर्स के बारे में जानने में हमारे एस्ट्रोनॉमर्स काफ़ी बिजी हैं। रिफ्लेक्ट होना ना, देखो कि जैसे आपने ये आपका रूम है, ठीक है, रूम में आप क्या करो, सारी लाइट्स ऑफ कर दो। ठीक है, मान लो आपके रूम में यहाँ कोई टेबल है, ये चेयर है, आई डोंट नो चेयर जैसी लग भी रही है क्या है, बट समझ लो ये चेयर है। ठीक है, ठीक है, आपके रूम की लाइट ऑफ है, ये आपका बल्ब है, फिर आप रूम में एंटर करते हो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, डोर भी क्लोज है, लाइट भी ऑफ है, बट जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी और फिर आपको रिफ्लेक्ट होगी, तब आपको ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगी। ठीक है, उसी तरीके से आर्यभट्टा ने क्या बताया था कि जो प्लैनेट्स है किस वजह से शाइन करते हैं, ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। नेक्स्ट इज द अर्थ। अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी अर्थ के बारे में। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, एज वी ऑल नो। मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ। हमारी अर्थ कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर आती है। ठीक है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट्स फिफ्थ लार्जेस्ट। अगर साइज़ की बात करें तो हमारी अर्थ क्या है, फिफ्थ नंबर पर आती है साइज में। ठीक है, बट डिस्टेंस में थर्ड पर। दैट इज़ वाई it is slightly flattened at the poles, that is why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth like shape. geoid के बारे में मैंने अभी बताया था, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो हमारी अर्थ की शेप है ना, हम नॉर्मली जब नोटबुक्स में ड्रॉ करते तो हम ऐसे ना सर्कल बना लेंगे,
बट हमारी अर्थ कंप्लीट सर्कल नहीं है, ठीक है। वो कैसी है, थोड़ी सी बीच से थोड़ी सी फूली हुई है, और जो उसके पोल्स है ना, नॉर्थ पोल और साउथ, वहाँ से थोड़ी सी फ्लैटेंड है, यहाँ से फ्लैटेंड है, और साइड से क्या है, बल्जेस है, ऐसे बल्ज हुई हुई है। जैसे लट्टू होता है ना, लट्टू का आप टॉप देखना थोड़ा सा ऐसे फ्लैटन होगा, तो उसी तरीके से हमारी अर्थ की शेप है, ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है, ज्योइड। ज्योइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योइड को, ध्यान से पढ़िएगा। Conditions favorable to support life are probably found only on Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for us survival. अभी हमारी अर्थ के बारे में और क्या बताया गया कि हमारी अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ना वेदर है, ना तो ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। यहाँ वाटर भी है, एयर भी है, ठीक है। जो हमारे एक लाइफ के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं वो हमारे अर्थ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तभी तो लाइफ को सपोर्ट कर रही है ना। तो अर्थ हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, सो जो लाइफ सपोर्टिंग गैसेज होती है, ठीक है, जो बिल्कुल एसेंशियल गैसेज हैं जैसे हमारी ऑक्सीजन, तो वो भी अर्थ पर अवेलेबल है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन, द यही कारण है, इन्हीं कारणों की वजह से अर्थ क्या है, यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यानी कि सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. जो हमारी अर्थ है ना, अगर हम उसे स्पेस से देखें तो हमारी अर्थ क्या है, इसका 2/3 पोर्शन वाटर से कवर है, ठीक है। तो यानी कि पूरा ब्लू दिखता है, तो इसी वजह से हमारी अर्थ का दूसरा नाम क्या है, दैट इज ब्लू प्लैनेट। यहाँ देख लेते हैं, डू यू नो मी। Light travels at the speed of about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें भी पूछा जा चुका है ये सवाल कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो मार्क कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। येट इवन विद द स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट, यानी कि इतनी ज़्यादा स्पीड है लाइट की, बट स्टिल सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है, 8 मिनट। यानी कि इधर सन है, इधर हमारा अर्थ है, यानी कि इतनी स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है, बट स्टिल सन की लाइट को हमारी अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से काफ़ी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अभी हम अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ने वाले हैं हमारे मून के बारे में। अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारे अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो क्या है, मून है। अब मून के डायमीटर के बारे में क्या बताया गया है, इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। यानी कि जो डायमीटर क्या होता है, ठीक है, जो एक सर्कल को कम्प्लीटली हाफ पोर्शन में ना डिवाइड कर दे, दैट इज़ डायमीटर। हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, ये सेंटर है, ये रेडियस है, फिर ये कंप्लीट क्या है, डायमीटर। तो जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। आगे क्या बताया गया, इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट्स नियरर टू अ प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। कि जो मून है उसका साइज हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ये हमारी अर्थ के काफ़ी नियर बाय है। इट इज़ अबाउट, तो इसका डिस्टेंस भी दिया गया कि हमारे अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है, इट्स जस्ट अबाउट 3,84,400 किलोमीटर। यानी कि सिर्फ इतना ही, इसी वजह से हमें अर्थ जो मून है उसका साइज इतना बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि सन का अर्थ से डिस्टेंस कितना दूर होगा, ठीक है। द मून मूव्स
अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अब जो मून की रिवोल्यूशन है वो क्या बताई गई है कि सपोज दिस इज़ अ अर्थ, ठीक है, और ये क्या है, मून है। अब मून का भी एक पाथ है, वो भी अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब जो इसका रिवोल्यूशन का पीरियड है, टाइम है, वो क्या है, 27 डेज। अब 27 डेज में ये पूरा 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। मून हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है ना, बिकॉज मून क्या है, एक लौती सैटेलाइट है हमारे अर्थ की, तो ये हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करती है। इसको 27 डेज लगते हैं 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है। और इतने ही डेज, ठीक है, इतने डेज क्या लगते हैं 1 रोटेशन को कंप्लीट करने में। रोटेशन होता है ना अपने ही एक्सिस पर, जब कोई प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी मूव करती है, दैट इज रोटेशन। यानी कि 27 डेज ही उसको रिवॉल्व के और रोटेशन के लग जाते हैं मून को। और इसी वजह से होता है क्योंकि उसको उसके रिवॉल्यूशन और रोटेशन के जो टाइम है वो मून का सेम है, इसी वजह से हमें मून की सिर्फ और सिर्फ 1 साइड ही हमेशा विजिबल होती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस। अब मून पर क्या है कि ऐसी कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है जिससे कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सके, बिकॉज वहाँ क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं। डिप्रेशन होते हैं ना ऐसे कुछ, जैसे ये सरफेस है, एक अनइवन सरफेस को हम डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe the shadow. अब ये क्या करते हैं, जो ये शेप्स हैं, माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेट्यूज है ऐसे मून के सरफेस पर, कहीं पर क्या है, डिप्रेशंस है। तो इससे क्या होता है, कुछ शेडो कास्ट होती है, ठीक है, जो हमें मार्क्स दिखाई देते हैं ना मून के सरफेस पर, ऐसे ऐसे कुछ मार्क्स, वो क्या है, इन्हीं शेप्स की वजह से, जो माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशन है, इन्हीं की वजह से जो शेडो बनती है ना, वही हमें मार्क्स दिखाई देते हैं। अभी हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। हाँ जी, क्या बताया गया, फर्स्ट पर्सन जो मून पर गए थे उनका नाम क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में, ठीक है। तो इसका तो ईयर भी याद रख लीजिएगा, दैट इज 20 जुलाई 1969 में। नेक्स्ट, अब हम जान लेते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो मून है अर्थ की क्या है, एक ही सैटेलाइट है अर्थ की, क्या है, दैट इज मून, ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है, अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट क्या होती है, एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है, सैटेलाइट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। जैसे कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से जो सैटेलाइट है वो भी, जिस प्लैनेट के सैटेलाइट है वो उस प्लैनेट के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बताया गया है ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, ठीक है। अब ह्यूमन मेड है तो इस टर्म से हमें समझ में आता है कि आर्टिफिशियल होंगी, ठीक है। सो इट इज़ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट इनको एक तरह से ह्यूमन मेड है, तो यानी कि डिज़ाइन की गई है। अब क्यों डिज़ाइन की गई, जस्ट टू गैदर द इंफॉर्मेशन, ठीक है, अपने यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकें, ठीक है, इसलिए ये सैटेलाइट बनाई गई है। इट इज़ कैरी, अब सैटेलाइट को लेके कौन जाएगा, कौन कैरी करेगा, रॉकेट, ठीक है, एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब जो रॉकेट है इन सैटेलाइट को कैरी करेगा और क्या करेगा, इसको जो हमारे अर्थ के चारों तरफ ये ऑर्बिट है ना, इस पर ले जाके इसको छोड़ देगा। जैसे ही ऑर्बिट में आएगी तो ये एक फिक्स पाथ पर आ गए, अब वो सैटेलाइट उस फोर्स की वजह से खुद से रिवॉल्व करना शुरू कर देगी, ठीक है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस, INSAT, ठीक है, IRS, EduSat, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको ध्यान से देख लीजिए। ऐसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडियन सैटेलाइट्स के बारे में बताइए, कि ऑप्शंस आपको गिवन होंगे उनमें से बताइए, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको देखो इमेज भी दिखाई दे रही है ना, यहाँ रॉकेट लॉन्च हुआ, बट जो रॉकेट का बाकी पार्ट था वो वापस क्या कह रहा है, फॉल बैक टू द अर्थ। और जो सैटेलाइट होती है, एक्चुअल सैटेलाइट है, वो फाइनली क्या कर चुकी है, ऑर्बिट में एंटर कर चुके हैं। ऑर्बिट अभी हमने बताया था ना, जैसे सन के चारों तरफ जो ये एलोंगेटेड पाथ है, इसी एलोंगेटेड पाथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट, ठीक है, जिस पर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny objects which also move around the sun. These bodies are called asteroids. अब क्या है, अब सन के, अभी हमने पढ़ा ना, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ये सन है, ठीक है, ऐसे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा भी कुछ छोटे छोटी बॉडीज़ हैं, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में ही, जो क्या करती है, विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जो वो छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स भी क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ठीक है। और इन्हीं टाइनी ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। आपको एक एस्ट्रॉइड यहाँ दिखाया भी गया होगा, ठीक है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अभी हमने आपको इमेज दिखाई थी, जो हमने बताया था ना आपको, एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो एस्ट्रॉइड की बेल्ट थी, हमारे इधर इनर प्लैनेट्स थे, और इस तरफ क्या थे, हमारे आउटर प्लैनेट्स थे, 4 आउटर प्लैनेट्स और 4 इनर प्लैनेट, जो इन प्लैनेट्स को जो डिवाइड करती है, दैट इज एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। ये क्या होती है, हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसमें क्या पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स। ये भी क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करते हैं। Scientists are of the view that asteroids are a part of planet which exploded many years ago. अब साइंटिस्ट का क्या कहना है, साइंटिस्ट का कहना ये कि जो ये एस्ट्रॉइड्स है, एक तरह से छोटे छोटे जो ये पत्थर हैं, ठीक है, पत्थर जैसे ही दिख रहा है ना, हम यही समझ लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। क्या हुआ होगा कि काफ़ी साल पहले क्या हुआ होगा कि कोई ये भी कभी प्लैनेट ही रहे होंगे, बट कुछ एक्सप्लोजन हुआ होगा, ऐसे कुछ एक्सप्लोजन हुआ होगा, और ये सब ऐसे बिखर गए हैं, ठीक है। अब ये छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स बन चुके, बट ऐसा कुछ फोर्स नहीं मिला जिससे ये दोबारा गैदर हो सके और दोबारा से कोई प्लैनेट बन सके। यानी कि पहले कभी प्लैनेट रहे होंगे, फिर एक्सप्लोजन हुआ और ये ऐसे टाइनी ऑब्जेक्ट्स में बन गए, ठीक है। ये साइंटिस्ट का कहना है। नेक्स्ट वर्ड इज मीटरॉइड्स। Next is meteorite. The small pieces of rocks which move around the sun called meteorites. Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow. अब जो मीटरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स के कुछ स्मॉल पीसेस होते हैं जो क्या करते हैं, वो भी हमारे सन के ही अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उन्हें बोलते हैं मीटरॉइड्स, ठीक है। अब ये मीटरॉइड्स क्या करते हैं, समटाइम्स इनके साथ क्या होता है, ये हमारे अर्थ के एटमोसफेयर होता है ना, आई थिंक अच्छा नहीं बना ना, दोबारा से लेट मी ट्राई। हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था ना, काफ़ी सारे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये हमारी क्या है, अर्थ, ठीक है। अब ये मीटरॉइड्स क्या होते हैं, समटाइम्स क्या होता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आते हैं अर्थ के कांटेक्ट में, तो क्या होते हैं, एयर के फ्रिक्शन की वजह से ये क्या करने लगते हैं, बर्न करने लगते हैं, ठीक है। अब जैसे बर्न, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी हुआ ना,
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। अब जैसे ये अर्थ के एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं ये मीटरोइड्स, तो ये क्या करते हैं, एयर के साथ इनका जैसे फ्रिक्शन होता है ना, तो क्या हो जाती है, ये बर्न करने लगते हैं। इट कोजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट समटाइम्स अ मीटरोइड। ठीक है, अब हमें कभी कभार दिखाई देता है ना कि ऐसा कुछ सोर्स, ऐसा कुछ जलता हुआ गया है। ठीक है, तो ये उसी तरीके से ये होते हैं मीटरोइड्स की, जैसे बर्न करेंगे और इतनी स्पीड होती तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कुछ फ्लैश ऑफ लाइट अचानक से गया है। ठीक है, समटाइम्स मीटरोइड विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न। अब समटाइम्स क्या होता है कि मीटरोइड्स कम्प्लीटली बर्न तो नहीं हो पाते, तो ये क्या करते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर जैसे गिरेंगे तो वहाँ एक होलो स्पेस ऐसा क्रिएट कर देंगे। डू यू सी आ whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? अब क्या बोला गया, क्या आपने कभी जो ना ऐसी रात हो जिसमें ना एकदम क्लियर स्टारी नाइट हो, उसमें अब कभी आपने ध्यान दिया हो नाइट में कि एक ऐसा वाइट ग्लोइंग पाथ आपको दिखाई देगा, जैसे आपको इस इमेज में मैं आपको शो करा दूँ, जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है ना, किस तरीके से कुछ वाइट पाथ दिखाई देगा। कभी कोशिश कीजिएगा रात में ऐसे ना आसमान को देखें, बहुत सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, कोशिश करेंगे शायद आपको दिख भी जाए। ठीक है, तो ये जो ये ग्लोइंग पाथ आपको दिखाई देती है, ये क्या है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, इसमें क्या है, मिलियंस ऑफ स्टार्स है। ठीक है, और इसी बैंड को क्या बोला गया है, मिल्की वे गैलेक्सी। ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, ये किसका पार्ट है, ये एक गैलेक्सी का ही पार्ट है। हमारा सोलर सिस्टम क्या है, गैलेक्सी का पार्ट है। और एंशियंट इंडिया में क्या बोला जाता है, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट। यानी कि पहले के टाइम में लोग क्या बोलते थे कि ये रिवर ऑफ लाइट है जो कि स्काई में ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका क्या नाम पड़ गया, आकाश गंगा। ठीक है, अ गैलेक्सी यानी कि हमारे जो जो हमारी गैलेक्सी उसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, या हम कहें आकाश गंगा। ठीक है, तो हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी का ही पार्ट है और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी कहें हम, या आकाश गंगा। अब गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी में क्या होता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे, क्लाउड्स होंगे ऑफ डस्ट, गैसेस से बने हुए। ठीक है, और इसी तरीके से मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। ठीक है, जो मिलके क्या बनाती है, यूनिवर्स बनाती है। ठीक है, अभी बताया ना कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी एक गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, तो हमारी भी खुद की गैलेक्सी, दैट इज़ मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है इस यूनिवर्स में, जो मिलके क्या बनाती हैं, एक हमारा यूनिवर्स। ना इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स। अब आप खुद इमेजिन कर लो कि हमारा सोलर सिस्टम ही कितना बड़ा है। ठीक है, हम अपने सोलर सिस्टम को जब पढ़ते हैं, कितना बड़ा है हमारा सोलर सिस्टम। अब इतने ही सोलर सिस्टम, पता नहीं कितने सोलर सिस्टम, कितनी गैलेक्सीज होंगी। ठीक है, तो हम ये गेस करना या बता पाना मुश्किल है कि हमारी यूनिवर्स कितना बड़ा है। ठीक है, बट साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट हिज साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। क्या बताया गया है कि साइंटिस्ट अभी भी यही फाइंड कर रहे हैं कि इसके बारे में जितना, हमारे यूनिवर्स के बारे में जितना जान सके, साइंटिस्ट उसी पर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, बट एट द एंड हमें सबको ये पता, आपको हमें कि क्या है, हम किसका पार्ट है, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, कि हम इस यूनिवर्स से ही बिलोंग करते हैं, हम इस यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। ओके, सो हेयर योर चैप्टर एंड्स। देखो आपको दिखाया गया ना कि हमारी अर्थ है, अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी। और गैलेक्सी किसका पार्ट होते हैं, यूनिवर्स के। यानी कि ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होंगी, ठीक है, जो मिलके क्या बनाती है, यूनिवर्स। ठीक है, अब ऐसे ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम भी होंगे। तो फाइनली इतनी गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। ठीक है, सो हियर इज योर चैप्टर एंड्स। ओके, आपकी एक्सरसाइज है, सो
ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑन योर ओन, ठीक है, दैट वुड बी मच बेटर. So next chapter will be, ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर. सो बाय एवरीवन, टेक केयर.